Hello everyone, I am Vishali Kaushik here and again welcome back to my channel student. So the student of class 11, in the previous video we have discussed the definition of friction and many other topics. I think motion of connected bodies भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ और ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करने थे जो बेसिकली डिपेंड थे आपकी क्लास 9th पे एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस इन योर क्लास 9th. Okay, and the derivation of law of conservation for momentum by Newton's law of conservation of linear momentum and the apparent weight of a man in a lift. It is an important topic. आप इसको एक बार और देख लेंगे. अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो ज़रूर देख लेंगे. ठीक है. सो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, है ना. आज हम जो स्टडी करेंगे या आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका टाइप ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं आपने ये बेसिकली 8th क्लास में पढ़ा होगा डेफिनेशन, बस आज आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है. वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ द फ्रिक्शन. मैं आपको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में एक चीज़ बता देती हूँ. आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. ये वी आर कंसिडरिंग हियर wait yes we are considering here a object on a table. We are considering here an object on a table. So table is one body and the object in this box is another body. I think both these objects are in contact with the surface. दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है सरफेस के अकॉर्डिंग. तो देखिए अभी जब ये रेस्ट में है तो अब इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा आप उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. ये कौन सा फ्रिक्शन है आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन. जैसे ही ये ऑब्जेक्ट कैसे आ जाता है, जस्ट स्टार्ट टू मूविंग ओवर द अनदर सरफेस. दैट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट, वो स्टार्ट करती है मोशन करना या मूविंग करना ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट जैसे ही स्टार्ट करेगा चलना तो अब इसके अंदर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आप इसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. इन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है. जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करेगा वी कैन से दैट व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट, जस्ट आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए. व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, इट इज़ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन. नाउ व्हाट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन. अब जब ये कंटिन्यूसली मोशन में रहेगा, आप ये सोचिए कि ये टेबल यहाँ तक है तो जैसे ही ये अब आगे की तरफ चलता ही रहेगा, स्टेडी स्टेट इसको कहते हैं, मतलब रेगुलरली कंटिन्यूसली अब चलते ही रहना. क्योंकि जस्ट स्टार्ट वाली कंडीशन अलग होती है कि उसने चलना स्टार्ट किया, लेकिन अब ये कंटिन्यूसली चल ही रहा है. आपने जिस पे फोर्स लगाया है, जैसा आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते लगाते अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये मोशन में आ ही रहा है. तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगता है आप उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. आई होप तीनों फ्रिक्शन क्लियर हुए होंगे. मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, एक बार और क्लियर कर देते हैं. नाउ आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट अगेन. सो देखिए वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ द फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. तो अभी हमने यहाँ पे क्या बोला था आपसे, वी आर कंसिडरिंग हेयर लाइंग अ बॉक्स ओवर दी सरफेस ऑफ अ टेबल. हमने कंसिडर किया है कि कोई भी एक बॉक्स रखा हुआ है किस टेबल के ऊपर, है ना. तो 2 सरफेस हो गई आई थिंक हमारे पास. एक तो बॉक्स की सरफेस हो गई और एक आपके टेबल की सरफेस हो गई. आई थिंक बोथ द सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. तो जब ये आपका ऑब्जेक्ट मतलब ये बॉक्स आपका रेस्ट में है, ठीक है. नाउ वी आर कंसिडरिंग हियर द बॉक्स इज इन रेस्ट कंडीशन. सो इन दिस कंडीशन द फ्रिक्शन which is act on the surface of the box या both the surface of the bodies. तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन आपका वर्क कर रहेगा इट इज़ नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. दैट मीन्स ये क्योंकि रेस्ट में है तो यहाँ पर इस टाइम पर जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है इट इज़ योर स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. इसके बाद व्हेन दी बॉडी या व्हेन द बॉक्स जस्ट स्टार्ट मूविंग ओवर द सरफेस, दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है. एंड अब ये तो जस्ट स्टार्ट वाली कंडीशन तो हो गई. जब उसने स्टार्ट कर दिया तो अब क्या करेगा, वो मोशन में है ही. दैट मीन्स रेगुलरली कंटिन्यूसली वो चल ही रहा है. तो अब यहाँ पर कंटिन्यूसली चलने में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है आप उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन. आई होप क्लियर हुआ होगा. ठीक है. सो now we are having a graph which is related to static, limiting or kinetic friction. Okay.
नाउ आई थिंक डेफिनेशन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ सिंबलाइजेशन बता देती हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एफ एस एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एफ एस मैक्सिमम। मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम कंडीशन है, मतलब जस्ट स्टार्ट वाली जो कंडीशन होती है, जब वहाँ पे मतलब इस कंडीशन में वहाँ पे जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, दिस फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन को आप किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ के से, एंड इट इज़ द फ्रिक्शन विच इज़ वर्क या विच वर्क्स इन द कंडीशन व्हेन द बॉडी इन अ स्टेडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ स्टेडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, क्लियर है। तो जब ये इस कंडीशन में होता है आपके, आई थिंक ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं क्लियर। इसके बाद ये एक, हाँ जी, ये एक आपका क्या है, ग्राफ है जो तीनों कंडीशंस के लिए बनाया गया है, ठीक है। कि स्टैटिक मतलब कंटिन्यूसली वो रेस्ट में ही था, फिर एकदम से सडनली चेंज आया क्योंकि आपने जस्ट स्टार्ट टू मूव कर दिया। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है कि लिमिटिंग, अब इसको डाउन में क्यों बनाए, क्योंकि डाउन में आने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने स्टार्ट किया ना एकदम इसने चलना, उसके बाद तो अभी कंटिन्यूस चलता ही रहेगा। तो इसने ये इस लॉ को, मतलब इस फ्रिक्शन को उसने फॉलो किया है एकदम से। तो ये आपका स्टैटिक, रेस्ट, लिमिटिंग, जस्ट स्टार्ट टू मूव, काइनेटिक इन द स्टेडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, इन द स्टेडी स्टेट, एक्चुअली बॉडी इज इन द स्टेडी स्टेट ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज क्या होंगे आपके, लॉज देख लीजिए अब आप, यस अब आप लॉज देखिए, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना। लॉज क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन के, तो अकॉर्डिंग टू दिस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉडी आपकी इस सरफेस पे रखी हुई है, तो ये इस सरफेस की नेचर पे डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो वर्क करेगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्क करता है किस डायरेक्शन में, अगर ये डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रही है, इफ़ दिस बॉडी मूव्स इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मी राइट साइड, देन जस्ट अपोजिट टू दिस इन द लेफ्ट डायरेक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्क्स टेंजेंशियली एंड जस्ट अपोजिट टू दिस, है ना। टेंजेंशियली वर्क करेगा, दैट मीन्स इन दोनों सरफेस में, और बॉडी और आपकी टेबल की सरफेस के जो दोनों बॉडी के सरफेस के टेंजेंशियली वर्क करेगा एफ एस मैक्सिमम, और ये जस्ट अपोजिट होता है मोशन ऑफ द बॉडी के। आप ऐसे मूव करा रहे हैं राइट साइड में, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में आपका एफ एस मैक्सिमम वर्क करेगा, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन। एंड नाउ व्हाट इज़ द रिएक्शन हियर, देखिए, इफ़ वी आर कंसिडरिंग हियर अ बॉडी ऑन अ टेबल, सो द वेट ऑफ दिस बॉडी इज जस्ट एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो वेट है W इज इक्वल्स टू M इंटू G। तो इसको बैलेंस करने के लिए जिस बॉडी, ये जो बॉडी जिस टेबल पे रखी हुई है, वो टेबल इस वेट को बैलेंस करने के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाती है, और उसे हम यहाँ पर कहते हैं रिएक्शन। सो ये जो आपका एफ एस मैक्सिमम है, ये आपका जो एफ एस मैक्सिमम है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन। तो एफ एस मैक्सिमम यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा था, टेबल बॉडी के ऊपर जो रिएक्शन लगाती है, ये इसके जस्ट डायरेक्टली proportional होता है, and this reaction is just equal and in opposite with the इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू दी वेट ऑफ द बॉडी। एक्चुअली अगर मैं इसे न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो आर की वैल्यू जस्ट इक्वल ही होगी किसके, एम जी के, क्योंकि जितना वेट नीचे वर्क कर रहा है उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही फोर्स तो ऊपर लगाया जा रहा है। तो जितना वेट नीचे वर्क कर रहा है उतनी ही रिएक्शन का वर्क, इतनी ही रिएक्शन का होना चाहिए। ये जो फोर्स है ये सी के जस्ट इक्वल रखा जाए, क्योंकि जस्ट इक्वल और अपोजिट की बात की जा रही है, ठीक है। सो वी कैन से दैट नाउ यू कैन सी हियर एफ मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to R, and by removing the proportionality sign introduce a constant mu s। आपसे कहा ना कि आप एफ एस मैक्सिमम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, रिएक्शन के। तो आप इसको रिमूव करेंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको कहते हैं म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। इसका नाम क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको हटा करके हमारे पास इसको रिमूव करने के बाद वी विल गेट अ रिजल्ट दैट इज एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर हियर। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू एस हियर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम अपॉन आर। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। ओके, नाउ आई थिंक ये टॉपिक हो गया कंप्लीट आपका। तो आपका जो थर्ड फ्रिक्शन था वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप उसके अकॉर्डिंग देखिए
काइनेटिक फ्रिक्शन में लॉज देखते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे होगा, किसकी इक्वल होगा, सेम से रूल्स हैं, आई थिंक कोई ज़्यादा अलग नहीं आएगा। इट अपोज द रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन को क्या करता है, रिलेटिव मोशन क्या हुआ, आपने इस सरफेस पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इस ऑब्जेक्ट में और सरफेस में जब आप ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो इसकी कंपैरिजन में ये रिलेटिव मोशन ही बोला जाएगा आपका, कि टेबल के कंपैरिजन में बॉडी चल रही है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो ये रिलेटिव मोशन है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का ये क्या करता है, अपोज करता है एंड हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, और एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इट्स सरफेस। और अगेन वही बात रिपीट हुई कि किस पे डिपेंड करता है, कि ये बॉडी टेबल पे रखा हुआ है तो इस सरफेस का जो नेचर है वो इस पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, और एरिया पे ये टेबल कितने एरिया रखती है, क्या एरिया है इसका, ये उससे इंडिपेंडेंट है, इससे इसका कोई मैटर नहीं है कि वो कितना एरिया रखती है। ठीक है, चलिए नाउ इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी एज द वेलोसिटी इज़ नाइदर टू लार्ज और टू स्मॉल। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या बोला गया, इट डज़ नॉट डिपेंड, वो डिपेंड ही नहीं करता कि वेलोसिटी कैसी है, एज द वेलोसिटी इज़ नाइदर, ना ही तो वेलोसिटी ज़्यादा बड़ी हो सकती है ना ही ज़्यादा छोटी हो सकती है, ज़्यादा कम होगी तो चल नहीं पाएगा, ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी आप उसको दे ही नहीं पाएंगे इतनी जल्दी से। ठीक है, तो द वैल्यू एफ के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगेन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमने देखा था कि एफ एस मैक्सिमम जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रिएक्शन के, तो सिमिलरली यहाँ पर आप क्या कहेंगे, एफ के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। एंड व्हाट इज़ रिएक्शन, रिएक्शन इज़ द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन अ बॉडी जस्ट बिकॉज ऑफ द टेबल ऑफ द सरफेस, क्योंकि बॉडी का वेट कहाँ वर्क कर रहा है, नीचे, और टेबल उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। सो वी कैन से दैट आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट हियर, है ना। सो वी कैन से दैट एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब इसको रिमूव करके एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ म्यू के एंड व्हाट इज द नेम ऑफ म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो म्यू के इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। अब देखिए आते हैं किस पर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय व्हाट, इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा, इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। एक बार आप देख लीजिए दोबारा से, इट इज़ डिफाइन एज द एंगल, ये एक वो एंगल है विच इज़ द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का। ध्यान से देखिए, व्हाट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज़ एफ एस मैक्सिमम। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, रिएक्शन दैट मीन्स आर मेक्स, मतलब एफ एस मैक्सिमम, और जो नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद दी नॉर्मल रिएक्शन, जो किसके साथ बनाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। नाउ सी द फिगर हियर। देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये एक कोई भी आपने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट साइड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, एंड इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन एफ एस मैक्सिमम act on the just opposite direction to the force. Fs maximum is acting in the opposite direction and the weight of the body is acting in the downward condition. To balance this weight, reaction is here. Reaction, what is reaction, equal and opposite force of weight. Yeah, R is, what is R, actually R is a equal and opposite to the W ना, that's why। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर तो R और एफ एस मैक्सिमम का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ये। ठीक है, यहाँ पर आया था ना लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन मेक्स रिजल्टेंट, सॉरी रिजल्टेंट ऑफ द, रिजल्टेंट किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। तो ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये आपका रिएक्शन, इन दोनों में रिजल्टेंट ये हो गया। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को हटा देते ताकि आप फिगर ध्यान से देख पाएँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, रिजल्टेंट ऑफ, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्टेंट ऑफ एफ एस मैक्सिमम एंड आर। थोड़ा अगर क्लियर नहीं है इसलिए बता रही हूँ क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ एफ एस मैक्सिमम एंड आर। व्हाट इज़ नॉर्मल रिएक्शन, आर, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्सिमम। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, अब ये किससे बनाएंगे, यहाँ देखिए मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, है ना, एंगल बनाएंगे किससे, मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। तो आप क्या देख रहे हैं, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। रिजल्टेंट किसका है, एफ एस मैक्सिमम एंड आर का,
व्हाट इज़ द रिजल्टेंट हियर? रिजल्टेंट किसका ले रहे हैं हम? वी आर टेकिंग अ रिजल्टेंट ऑफ एफ एस मैक्सिमम एंड रिएक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वर्क कर रहा है यहाँ पे। ये जो रिजल्टेंट आपकी आर के साथ एंगल बना रहा है उसे हमने बोला है क्या? थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है? अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज़ टेन थीटा हियर, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इस तरह से एक एंगल बन रहा है आपका ये। ठीक है, आप इसकी नेमिंग कर लीजिए, इट इज़ बी, इट इज़ ओ एंड आई थिंक व्हाट इज़ इट इज़ सी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ए तो नीचे है ना, ए बी और सी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछती हूँ, चलिए आपसे क्या पूछना सो इट इज़ थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू किसके होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के ही तो होता है ना टेन थीटा। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग इट इज़ परपेंडिकुलर एंड इट इज़ बेस। अगर ये थीटा है तो ये वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर हुई और ये वाली लाइन आपकी क्या हुई? बेस हुई। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, बी सी इज़ योर परपेंडिकुलर, ओ बी इज़ योर बेस, सो tan theta is equal to BC over OB. And what is BC? BC just equal to OA and OB जस्ट इक्वल टू, अगर हम कहें वैसे तो AC है लेकिन इसकी वैल्यू शिफ्ट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो OA किसके इक्वल है? OA है आपका FS मैक्सिमम और OB क्या है? रिएक्शन। तो FS मैक्सिमम ओवर R इज इक्वल टू म्यू एस। सो वी कैन से दैट FS मैक्सिमम अपॉन R किसके इक्वल था? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो टेन थीटा किसके इक्वल आया? म्यू एस के। आई होप क्लियर हुआ होगा। सो टेन थीटा इक्वल आया है, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड म्यू एस हो गया आपका। नाउ एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज आप ट्राई करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, आप इसको बहुत ईजी गोइंग वे में कर सकते हैं। अरेंज करें तो आप इसमें नोट्स के साथ साथ अपना एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, so according to this angle of repose, it is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal. अब देखिए यहाँ पर मतलब बिफोर दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अ सिंपल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन जिस पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आप यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे वो इंक्लाइंड प्लेन होगा। इंक्लाइंड प्लेन कैसा होता है? जो हॉरिजॉन्टल से क्या बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। अब अगर इसका कंपैरिजन करें आप तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे हो सकता है जैसे कि आपका लैडर्स होती हैं ना घर पे, तो देखिए अगर लैडर्स को हम देखें तो वो हॉरिजॉन्टल से क्या बना रही होती हैं? थीटा एंगल बना रही होती हैं। तो अब ये जो लैडर्स हैं, अगर ये लैडर्स ना होकर के एक इस टाइप का प्लेन हो जाए, आपने देखा होगा ना कभी किसी चीज़ को, हैवी बॉक्स को आसानी से ऊपर चढ़ाने के लिए, कहीं पर लेके जाने के लिए आप लोग उसे क्या कर देते हैं? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर आप उसके लिए एक सरफेस अरेंज कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप उस पर ऑब्जेक्ट को आसानी से लेके जा सकें। ठीक है, तो ये इंक्लाइन प्लेन होता है विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो एंगल ऑफ रिपोज क्या हुआ? मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। और यहाँ पर क्या बनाया हुआ है? व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट, और उस इंक्लाइंड प्लेन पर क्या रखा हुआ है? बॉडी रखी हुई है, जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। और वो क्या आ रही है? जस्ट बिगिन, और वो स्टार्ट हो रही है नीचे की तरफ आना, स्लाइड डाउन। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। और आप इसे कैसे डिनोट करते हैं? फाई से, क्योंकि आपने अभी देखा है थीटा से तो आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऊपर आपने भी पढ़ा है ना, थीटा से आप किसको करेंगे? एंगल ऑफ, ऊपर आपने क्या देखा था अभी बताइए? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से आपने रिप्रेजेंट कर दिया है थीटा। नाउ वी आर डिस्कसिंग एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इंक्लाइंड प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे जो बेंड हुआ होता है, या जो एंगल बनाता है, मिनिमम एंगल जो होता है, आप उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फाई। ठीक है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर आप डिस्कस कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट जो जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन वाली कंडीशन में है, वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये जो बॉडी है जो नीचे आ रही है, इस बॉडी का वेट होगा तो वो जस्ट इस टाइप से वर्क करेगी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे वर्क करना चाहिए। कैसे वर्क करेगी? अब जब बॉडी, ध्यान से देखिए, जब आप बॉडी की बात कर रहे हैं और वो जो ऑब्जेक्ट है या वो बॉडी है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है, तो उसका जो वेट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो वेट इस टाइप से वर्क करेगा।
एग्जैक्ट यहाँ पर ना वर्क करके उसको ऐसे ही वर्क करना चाहिए, तो वो यहाँ इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो ये जो डायरेक्शन है ना तो ये प्रॉपर एक्स डायरेक्शन है, ना ये प्रॉपर वाई डायरेक्शन है। एक्चुअली ये दो डायरेक्शन का रिजल्टेंट हो गई अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वेट के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन आप इसको मान लीजिए, इट इज़ योर वाई डायरेक्शन। तो ये एक्स क्यों मानी जा रही है, क्योंकि बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैं आपको दूसरा डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन वाली कंडीशन है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर जो फ्रिक्शन वर्क करेगा आपका इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका फ्रिक्शन वर्क करेगा। अब इस बॉडी का जो वेट है वो मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना वर्क करके वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, वेट mg। और इस वेट के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक तो ये आपका, ये मैं इसको अलग से सिग्निफाई कर देते हैं, एक तो दो कंपोनेंट होगा, एक तो ये और एक ये कंपोनेंट, ठीक है। तो इस वेट mg के दो कंपोनेंट हुए, इन x डायरेक्शन एंड इन y डायरेक्शन। सो अब यहाँ बात आती है कि ये कंपोनेंट कौन सा होगा और y डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो आप ये देखिए जिससे रिजल्टेंट एंगल पहले बनाता है वो कॉस थीटा होता है। तो ये जो रिजल्टेंट है आपका, इसे बोलेंगे mg कॉस थीटा और इसको बोलेंगे mg साइन थीटा। और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपका Fs मैक्सिमम वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इस वेट को बैलेंस करने के लिए इस पे जो टेबल है वो भी इस पे अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाएगी इस वेट को बैलेंस करने के लिए। तो इस वेट के जो यहाँ पे कंपोनेंट बने हैं mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, तो जो रिएक्शन है वो तो देखिए ऐसे ही वर्क करेगी। तो mg कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है यहाँ पे, r। mg साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, वेट mg। आई होप ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। जो फोर्सेस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर दी थी। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन बिटवीन फाई एंड Fs मैक्सिमम या म्यू एस यहाँ पर कह सकते हैं। फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट, आपसे बताया मैंने अभी कि यहाँ पे आपका Fs मैक्सिमम है और इसको बैलेंस कर रहा है द कंपोनेंट ऑफ वेट mg साइन थीटा। सो वी कैन से दैट Fs मैक्सिमम इज इक्वल्स टू mg, सॉरी यहाँ पे रिपोजिंग कंडीशन के लिए हमने जो एंगल ऑफ रिपोज लिया था वो फाई लिया था, तो फाई ही आएगा क्योंकि ये कंपोनेंट, अभी देखिए ये भी एक सोचने वाली बात है कि ये वाला एंगल फाई कैसे हो गया। ज्योमेट्रिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फाई है, तो ये भी आपका जो कंपोनेंट बना रहा है ये वाला फाई, इसी को आप क्या बोल रहे हैं, mg कोस फाई। एंड द अनदर कंपोनेंट ऑफ दिस इट इज़ mg साइन फाई, ठीक है। जो एंगल बनाता है वो कॉस होता है, उसका जस्ट अपोजिट साइन होता है। एंगल बन रहा है यहाँ पे रिजल्टेंट और इसके बीच में, तो ये mg कॉस फाई होगा, इसका जस्ट अपोजिट mg साइन फाई होगा। तो mg साइन फाई को कौन बैलेंस कर रहा है, Fs मैक्सिमम, ठीक है। ध्यान से देखेंगे स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ये वाली जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है कि mg जो साइन फाई है उसको बैलेंस कर रहा है कौन, Fs मैक्सिमम, ठीक है। और जो रिएक्शन है R वो किसको बैलेंस कर रही है, mg कॉस फाई को। तो अब आपको क्या करना है, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कैसे कि आपने क्या किया कि Fs मैक्सिमम अपॉन R इज इक्वल टू, Fs मैक्सिमम बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग कंडीशन में है mg साइन फाई से, और R है mg cos phi से। सो mg is cancel out and Fs maximum upon r sin upon cos. What is sin upon cos? Tan phi. So mu s we can say that mu s is equals to tan phi and mu s is equals to tan theta। आपको पता है पीछे से, अभी हमने एक और एंगल पढ़ा था, दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिपोज एंड व्हाट इज़ दैट, क्या था वो आपको देखना है कि आपने भी पढ़ा था ना पीछे, थीटा, ठीक है। अभी मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, आपने देखा था, देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वी आर हैविंग टू एंगल्स। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल आया था, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। और यहाँ पर किसके इक्वल आया है, म्यू एस इज इक्वल टू tan फाई, मतलब म्यू एस की दो वैल्यूज़ हो गई ना हमारे पास, म्यू एस इज इक्वल्स टू tan फाई एंड म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। दोनों ही म्यू एस की वैल्यूज़ हैं, दोनों को इक्वल रख दीजिए। दैट मीन्स वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू tan फाई हो गया है
and now we can say that theta is equals to phi here, that is angle of repose is equals to angle of friction. ठीक है, तो ये थे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपसे मैंने ही बता दिए जबकि मैंने आपसे कहा था कि आप खुद करेंगे. ठीक है, तो ये नोट्स आप एज इट इज़ कर सकते हैं. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन. सो इस वीडियो में अभी हम इतना ही करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.